गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर अपडेट्स में आपका स्वागत है। इसमें हम 20 प्रश्न देखेंगे। आप साथ के साथ उत्तर करते रहिएगा और लास्ट में आपका स्कोर क्या हुआ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट 2021 हाल ही में जारी हुई। इसमें कौन सा एथलीट जो है वो साल का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट बना? डार्क प्रेस्कॉट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी या फिर कॉनर मैग्रेगोर? बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है डी, कॉर्नर मैग्रेगोर। देखिए डी, फोर्ब्स ने 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी सूची का अनावरण किया। यूएफसी स्टार हैं कॉनर मैग्रेगोर। पिछले साल 180 मिलियन की कमाई करके सॉकर सुपरस्टार लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। गणना के लिए जो फोर्ब्स है वो कारक क्या यूज करती है? 1 मई 2020 से 1 मई 2021 तक की अर्जित पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस इस रिपोर्ट में शामिल थे। अगला प्रश्न। संरक्षित ग्रह रिपोर्ट प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा रिलीज की गई? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन या खाद्य और कृषि संगठन? इसका उत्तर है ए, यूएनईपी द्वारा। देखिए संरक्षित ग्रह रिपोर्ट यूएनईपी और आईयूसीएन, जी हाँ, जो वो रेड लिस्ट जारी करते हैं वो वाले। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 संस्करण एचई जैव विविधता लक्ष्य 11 की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट प्रदान करता है। भविष्य को देखता है क्योंकि दुनिया 2022 के बाद विश्व जैविक विविधता ढांचे के तहत प्रकृति के लिए एक नए वैश्विक लक्ष्य को अपनाने के लिए तैयार है। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में पाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सुरक्षित क्षेत्र कवरेज पर वैश्विक लक्ष्य की दिशा में बड़ी प्रगति प्राप्त की है, लेकिन इन क्षेत्रों की गुणवत्ता पर अपने प्रतिबद्धताओं से बहुत कम हो गया है। अगला प्रश्न। डोंगरिया कोंत एक आदिवासी समूह है। डोंगरिया कोंत ये हाल ही में चर्चा में था। ये किस राज्य से संबंधित है? असम, उड़ीसा, झारखंड या बिहार? बताइए। इसका सही आंसर होगा बी, उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा के एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह जिसको पीवीटीजी बोलते हैं, डोंगरिया कोंद है। यह पिछले सप्ताह 80 से अधिक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिले तो यह न्यूज़ में आया। आदिवासी समूह जो पीजीटी में है ये सबसे असुरक्षित होते हैं। देश में ऐसे 75 समूह हैं। कोंद के बारे में पढ़ लेते हैं। नीमगिरी की पहाड़ियाँ घने जंगलों में रहते हैं जो कि दक्षिण पश्चिमी उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिले में फैली हुई हैं। डोंगरिया कुई भाषा बोलते हैं, कुई भाषा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस राज्य ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट करके इस पर आपत्ति जताई थी, तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? इसका सही उत्तर होगा पंजाब। पंजाब ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया। हाल ही में पंजाब सरकार ने मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला बनाया। नए जिला बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है? नए जिला बनाने के लिए या मौजूदा जिले को समाप्त करने की शक्तियां राज्य सरकार के पास होती है। वह ऐसा या तो कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन जब कोई किसी राज्य को किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना हो, नाम बहुत बदले गए हैं, नाम बदलना हो तो उसे अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों से क्या लेना पड़ता है? अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। किन किन से? जैसे कि गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो या डाक विभाग आदि से। अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहे टाइग्रे क्षेत्र किन दो देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र है? इजराइल फिलिस्तीन, रूस यूक्रेन, इथोपिया इरिट्रिया या भारत बांग्लादेश? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा सी, इथोपिया और इरिट्रिया के बीच। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा का प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इथोपिया ने टाइग्रे क्षेत्र में 6 महीने पुराने युद्ध को बढ़ाने का आरोप है इथोपिया पर।
हेग द हेग ने अंतर्राष्ट्रीय आयोग के फैसले के अनुसार इरिट्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर इथोपिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया। युद्ध के बाद इथोपिया ने विवादित सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इरिट्रिया की तरफ बढ़ गया। ये एक आयोग था, इथोपिया इरिट्रिया सीमा आयोग। इस निकाय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने की थी इनके बीच में समझौते के लिए। इसने स्थापित किया कि बडमे एक विवादित क्षेत्र है, इस पर यह इरिट्रिया क्या है, लेकिन 2019 से इथोपिया ने इस पर कब्जा कर रखा है। चलिए मैप में देखते हैं ये कहाँ कहाँ कौन है। देखिए टाइग्रे क्षेत्र इथोपिया का ये है। इथोपिया के उत्तरी क्षेत्र ये है जो इरिट्रिया से मिलता है। यहाँ है ये, इसमें तिग्रेयान, इरोब और कुनामा लोग रहते हैं। संघीय संविधान में से क्षेत्र 1 के नाम से जाना जाता है और मकेले इसकी राजधानी है। यह है मकेले, यह इसकी राजधानी है। ये इथोपिया है, राजधानी इथोपिया की एडिस अबाबा और इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। दोनों लाल सागर के पास हैं, लेकिन जो इथोपिया है इसकी सीमा लाल सागर या किसी भी सागर से नहीं लगती। अगला प्रश्न, अटलांटिक महासागर में वर्ष 2021 का पहला नामित तूफान आया, उसका नाम क्या था? निकोलस, आड्रिया, डैनी या फिर एना? इसका सही उत्तर होगा डी, एना। देखिए नेशन हरिकेन सेंटर मियामी बरमूडा में बारिश के कारण उष्णकटिबंधीय तूफान एना, यह उत्तर पूर्व की ओर बह रहा है। एना जो है वह एना 2021 में अटलांटिक में आने वाला पहला नामित तूफान है। भले ही तूफान का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है, जो कि 1 जून से स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं हरिकेन। जो हरिकेन है वह चक्रवात और टाइफून से सिर्फ स्थान के आधार पर अलग है। होते दोनों सभी ये क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। जैसे हरिकेन जो है वो अटलांटिक महासागर में और उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में आता है। टाइफून जो है वो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में और दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में हमारा साइक्लोन होता है। चलिए ये बताइए, जो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवाती तूफान आते हैं उनका क्या नाम होता है? कमेंट में बताइए। बरमूडा के बारे में देख लेते हैं। बरमूडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। केप हेटरस के पूर्व और दक्षिण पूर्व में है, 1035 किलोमीटर का, और इसकी हैमिल्टन इसकी राजधानी है। यह स्वशासी संविधान है इसका खुद को और मंत्रिमंडल भी है। बरमूडा का उद्योग अपतटीय बीमा, पुनर्बीमा या पर्यटन है। 20वीं सदी में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू यानी पर कैपिटा जीडीपी में यह दुनिया के उच्चतम में से एक था। यह एक बुक है, नेहरू तिब्बत और चीन। नेहरू तिब्बत और चीन ये किसके द्वारा लिखी गई? अरुंधति रॉय, अवतार सिंह भसीन, R.K. नारायण या खुशवंत सिंह? इसका सही उत्तर होगा बी, अवतार सिंह भसीन द्वारा। अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन है। यह वर्षों से संवैधानिक पूर्व अभिलेखीय शोध पर आधारित पुस्तक है। 1949 से 1962 तक के भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं की विश्लेषण करती है। यह इसका कवर पेज है। अगला प्रश्न, चक्रवात यास और चक्रवात तोकते ये हाल ही में बहुत खबरों में थे। हमें बताना है कि कौन सा किस रीजन से बिलोंग करता है। यह भारत है, यहाँ मतलब ये बे ऑफ बंगाल और यहाँ अरब सागर। तो कौन ये क्रमशः है? यास यहाँ और तोकते यहाँ पर। अरब सागर, बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों बंगाल की खाड़ी से या दोनों अरब सागर से? बताइए। जिसका सही उत्तर होगा बी, बंगाल की खाड़ी से। यास जो यास है वो बंगाल की खाड़ी से यहाँ उड़ीसा और बंगाल से टकराएगा, और तोकते तो महाराष्ट्र और गुजरात में तूफान आ ही चुका है। तो बी इसका आंसर होगा। श्रेणी 5 के चक्रवाती तूफान 26 और 27 मई के बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर दस्तक देगा। नाम यस रखा गया है। यस अम्फन, एक अम्फन भी आया था, वो भी बे ऑफ बंगाल में ही आया था। ओमान देश है जिसने यह नाम रखा है यस। यह कई बार पेपरों में पूछा जा सकता है कि ओमान किस देश ने यस नाम रखा? ओमान ने रखा। इसका अर्थ होता है एक चमेली जैसा पेड़ जो कि अच्छी सुगंध का होता है। चक्रवातों का तूफान विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक लिस्ट बनाई गई है।
उसके उनके नामों पर चक्रवातों का नाम रखा जाता है। यदि कोई चक्रवात विशेष रूप से घातक हो तो उसके नाम का प्रयोग दोबारा नहीं किया जाता, उसके नाम पर उसका नाम बदल दिया जाता है। फिलहाल 169 नाम है जिसे बारी बारी से इस्तेमाल किया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में। अध्यक्ष हैं वर्तमान के डेविड ग्रीम्स। अगला प्रश्न, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अनीता देसाई, सलमान रुश्दी, शिवशंकर मेनन या शशि थरूर? बताइए। इसका उत्तर होगा सी, शिवशंकर मेनन जी द्वारा। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट शीर्षक वाली एक किताब के लेखक शिवशंकर मेनन है। यह प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव भी रह चुके हैं। मेनन ने इतिहास के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे को गंभीरता से रेखांकित किया। भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण क्षण था लेकिन उन्होंने इस तर्क को चुनौती दी कि भारत चीन आक्रमण को रोकने में विफल रहा। अगला प्रश्न विश्व थायराइड दिवस पर है। यह कब मनाया जाता है? 22 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई? बताइए। सही उत्तर है इसका डी, 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस हाल ही में 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया गया। WTD का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व, थायराइड के रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए जागरूकता करना है। इस दिन की स्थापना 2008 में की गई थी यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन द्वारा। यह दिन थायराइड रोगियों को उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों और चिकित्सकों की स्मृति में मनाया जाता है। थायराइड क्या होता है ये देख लेते हैं। थायराइड गले में एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो T3 यानी थायरोक्सिन और T4 यानी ट्रियोडोथायरोनिन का उत्पादन करती है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन के द्वारा संतुलन बनाए रखा जाता है। यह शरीर के चयापचय जो कि मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं उसको नियंत्रित करती है और असामान्यताएं शरीर के सिस्टम को खराब कर देती हैं। थायराइड हार्मोन की कमी से हाइपोथायरायडिज्म यानी अचानक वजन बढ़ना हो जाता है और इसकी वृद्धि से हाइपरथायरायडिज्म हो जाता है। आयोडीन का स्तर बनाए रखने से और कच्ची गोइट्रोजेनिक सब्जियों के उपयोग को सीमित करने से इस रोग से बचा जा सकता है। देखिए, हाल ही में गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 22 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा डी, 25 मई को। डी, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो घर दोबारा पहुंच गए, अपराध के शिकार हुए, उन्हें भी याद किया जाता है। 25 मई को अब व्यापक रूप से गुमशुदा बाल दिवस के रूप में जाना जाने लगा है। साथ ही फॉरगेट मी नॉट एक फूल है जो इसका प्रतीक के रूप में रखा जाता है। ये जो फूल है यहाँ पर इसे फॉरगेट मी नॉट फूल बोलते हैं। इस दिन की घोषणा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने की थी। 2001 में इसे औपचारिक रूप से मनाया जाने लगा। किस सरकार ने एक एंटी कोविड संजीवनी परियोजना स्कीम शुरू की है? यह इसकी हिंट है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या हरियाणा? जी हाँ, ये है CM ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर। डी इसका आंसर होगा। हरियाणा सरकार ने एक एंटी कोविड संजीवनी परियोजना शुरू की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित या त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल के विस्तार के लिए शुरू की गई जहां कोविड-19 की दूसरी लहर और संबंधित उपचार के बारे में जागरूकता कम है अभी। हरियाणा की चंडीगढ़ राजधानी है। सत्यदेव नारायण आर्य इसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। देखिए, माउंट न्यारागोंगो, न्यारा स्पेलिंग है इसकी ऐसी कुछ,
न्यारागोंगो, यह ज्वालामुखी अभी विस्फोट हुआ, यह किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोंगो या रवांडा? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो। गोमा सिटी के बाहरी इलाके में माउंट न्यारागोंगो से कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक विस्फोट हुआ। माउंट न्यारागोंगो अल्बाइन रिफ्ट से जुड़ा विरुंगा पर्वत के 3470 मीटर ऊंचाई पर एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है। क्रेटर जो है इसका वो 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें आमतौर पर एक लावा झील पाई जाती है। यह 16 दशक ज्वालामुखियों में से एक है। दशक ज्वालामुखी कौन से होते हैं अगले पेज पर हम पढ़ेंगे। न्यारागोंगो के पास न्यारागिरा अफ्रीका के ऐतिहासिक ज्वालामुखी विस्फोटों के 40% के पास इनकी गतिविधि है। दशक ज्वालामुखी किन्हें कहते हैं? दशक ज्वालामुखी 16 ज्वालामुखी हैं जिनकी पहचान इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ अर्थ इंटीरियर IAVCEI द्वारा की गई। बड़े विनाशकारी विस्फोटों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के निकटता के कारण उनका विशेष अध्ययन किया जाता है। दशक ज्वालामुखी क्यों नाम पड़ा इनका? क्योंकि यह परियोजना 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के हिस्से के रूप में यह शुरू किए गए थे, यह अध्ययन। तो इसीलिए इनको दशक ज्वालामुखी कहते हैं। ये हैं हमारे 16 दशक ज्वालामुखी पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पर हैं। हाल ही में यह टाल ज्वालामुखी और वेसुवियस ज्वालामुखी चर्चा में थे। यह है फिलीपींस में और यह इटली में, इम्पोर्टेंट है। एक और ज्वालामुखी है जो चर्चा में था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैरेबियन में है ये, ला सोएरेरे ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, तो यह भारत तक पहुंच गई। भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने इसे देखा। इसके फटने से भारत के उत्तरी भागों में प्रदूषण के स्तर और अम्लीय वर्षा का डर पैदा हो गया है। इससे विमानन और वायु गुणवत्ता के खतरों के कारण बन गया है कहाँ पर ये? यह सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के कैरिबिया है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ये आइलैंड्स हैं, यहाँ पर ये स्थित है। एक बार देख लो। देखिए जैसे ये है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का देश, और यहाँ है ये सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में यह ज्वालामुखी। अगला प्रश्न, हाल ही में 17+1 सहयोग मंच चर्चा में था। 17+1 कोऑपरेशन फोरम, यह किस कंट्री से संबंधित है? USA, रशिया, चाइना या ब्रिटेन? इसका सही उत्तर होगा सी, चाइना से। देखिए लिथुआनिया एक देश है। मध्य और पूर्वी यूरोपीय राज्यों के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच को छोड़ने का फैसला किया है। यह कहता है कि यह जो मंच है वह विभाजनकारी है। फोरम चीन और मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग के लिए एक संक्षिप्त नाम है। यह चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा चीन और CEE का मतलब है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, 16 देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। देश हैं अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, उत्तरी मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। पहले 17 थे और लिथुआनिया निकल गया है, तो यह इम्पोर्टेंट है। ये वो देश हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये सब देश हैं यूरोप के। अगला प्रश्न, देखिए हाल ही में CBI के निदेशक के पद के लिए एक चयन समिति बनाई गई थी। उन्होंने कुछ नामों को अंतिम रूप दिया है। हमें बताना है इस समिति में के सदस्य कौन कौन थे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकायुक्त में से कौन कौन? देखिए प्रधानमंत्री जी हाँ थे, गृह मंत्री नहीं थे, विपक्ष के नेता थे, राज्य के मुख्य न्यायाधीश भी थे, लोकायुक्त नहीं थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। सी हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। देखिए CBI जो है वो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली भारत की प्रमुख एजेंसी है।
सीबीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है, आरटीआई के अंडर नहीं आती। और इंटरपोल के साथ संपर्क के लिए भारत का आधिकारिक रूप से नामित एकल संपर्क बिंदु है। इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत, और निदेशक का चयन भी इसी के तहत होता था, लेकिन जिसे लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से संशोधित कर दिया। इसके कार्यकाल होता है 2 साल। 2 साल इसका अध्यक्ष निदेशक का कार्यकाल होता है। इसकी जो समिति है उसमें कौन होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता या फिर सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुशंसित कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। तो शाही लीची हाल ही में न्यूज़ में थी, इसके संबंध में हम कथन देखते हैं। भारत दुनिया में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला कथन। दूसरा कथन है जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद 2018 में शाही लीची बिहार में जीआई प्रमाण वाला चौथा कृषि उत्पाद था। बताइए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है? इसका सही उत्तर होगा केवल 2। भारत दुनिया में सबसे बड़ा नहीं, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार से शाही लीची की पहली खेप जो है हवाई मार्ग से यूनाइटेड किंगडम को कल ही निर्यात की गई। चीन के बाद भारत दुनिया में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान के बाद 2012 में बिहार से यह शाही लीची जीआई टैग प्राप्त करने वाला चौथा कृषि उत्पाद है, और इसका पंजीकरण मुजफ्फरनगर के स्थित लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के पास है। कहाँ कहाँ उगाई जाती है? मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिले के आसपास। देखिए, वन स्टॉप सेंटर योजना OSCS, ऐसी योजनाओं पर बहुत प्रश्न बन जाते हैं पेपर में कि यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, इस करके यह प्रश्न लिया गया है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह महिला, बच्चों और अन्य वंचित समूहों को एकीकृत सहायता प्रदान करता है। कौन सा कथन सही है बताइए? इसका सही होगा ए, केवल ए, पहला कथन सही है। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की है। यह इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की छत्र योजना के तहत एक उप योजना है। यह योजना 1 अप्रैल 2015 में राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश यूटी प्रशासनों के माध्यम से पूरे देश में लागू की गई, ताकि हिंसा से प्रभावित महिलाएं निजी सार्वजनिक जगहों पर, सिर्फ महिलाएं की बात थी, दूसरे ऑप्शन में महिलाएं बच्चे सब आ गए थे, इसीलिए वह ऑप्शन गलत था। सार्वजनिक जगहों पर एक ही छत के नीचे महिलाओं को एकीकृत सहायता और प्रदान की जा सके। महिला के खिलाफ किसी भी प्रकार के हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता, परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई सेवाएं तत्काल, आपातकालीन और गैर आपातकालीन पहुंच मिलती है। अभी कोविड-19 के टाइम इस जो स्कीम ने महिलाओं के लिए बहुत सही काम किया, इसीलिए यह न्यूज़ में था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CII के कथन पर विचार करना है। यह एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेवार है। दूसरा कथन, यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बताइए, सही उत्तर होगा सी, दोनों पहला और दूसरा कथन सही है। देखिए, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ने हाल ही में भारत प्रतिस्पर्धा आयोग के 12वें वार्षिक दिवस को मनाया। CCI भारत का प्रतिस्पर्धा नियामक है। यह एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने और पूरे देश में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उन गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेवार है जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापित किया गया और मई 2009 में यह पूरी तरह कार्यात्मक हो गया था। भारत और यूनिसेफ द्वारा युवा लोगों को कोविड संकट से निपटने के लिए शुरू किए अभियान का नाम बताइए। कोविड योद्धा, युवा योद्धा, कोविड चैंपियन, संकट से निपटें, बताइए।
जी हाँ, सही उत्तर होगा युवा योद्धा। देखिए यहाँ पर ट्रिक छिपी है, युवा लोगों और युवा योद्धा दोनों। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, युवा मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ और सहयोगी संगठन युवा ने युवा वॉरियर नाम से एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया। इस अभियान में देश में चल रहे कोविड-19 संगठन को दूर करने के लिए युवाओं को शामिल करना है। अभियान में गलत सूचना का पता लगाने के लिए उपकरणों का प्रशिक्षण, टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता आदि के लिए पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है। देखिए, हाल ही में खबरों में रहा मेकेदातु बांध किस नदी पर है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्र या गोदावरी? सही आंसर होगा बी, कावेरी। कर्नाटक में मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, इसलिए यह न्यूज़ में था। इस परियोजना को 2017 में कर्नाटक द्वारा अनुमोदित किया गया था। 9,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु शहर में पेयजल भंडारण और आपूर्ति करना है। 400 मेगावाट बिजली भी पैदा करेगा। यह कावेरी नदी और उसकी सहायक नदी अर्कावती, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके संगम पर स्थित घाटी में यह बांध बनाया जाएगा। और तमिलनाडु ने इस बांध का विरोध किया है, क्योंकि कावेरी नदी पर तमिलनाडु और कर्नाटक का पहले से ही विवाद है। भारतीय घड़ियाल, इसको IUCN की लाल सूची में किस श्रेणी में रखा गया है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओडिशा के वन विभाग ने महानदी नदी के सतकोठिया कंठ में 28 हैचलिंग से घिरे एक वयस्क घड़ियाल को देखा, जिसे भारत में घड़ियाल की घरेलू सीमा का सबसे दक्षिणी सीमा माना जाता है, महानदी का सतकोठिया कंठ। 2007 से IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड रूप में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों, ये था आज का लास्ट प्रश्न। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।